नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सोनल। सीधा बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां पर बारिश ने तबाही मचाई हुई है। हल्द्वानी में नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, जिसके बाद यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कलसिया नाले में आए उफान ने भीषण तबाही मचा दी है। साथ ही प्रशासन ने करीब 250 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये पानी बह रहा है। और इंटर कॉलेज काठगोदाम में लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। वहीं सैलाब में कई गाड़ियां भी फंसी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए हल्द्वानी की, जहां पर नाले में ये सैलाब आया है। गाड़ियां इस नाले में बह गई है, डूब गई है और 250 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ ये उफनता नाला है तो दूसरी तरफ 250 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। प्रशासन ने इन लोगों को रेस्क्यू किया है। तो खबरों में आगे बढ़ते देखिए स्पेशल रिपोर्ट में अब बात कर लेते हैं संसद में अविश्वास प्रस्ताव की। संसद में एक मुकाबला विपक्ष हार चुका है। अब अविश्वास प्रस्ताव के रूप में वो फिर से सरकार से दो हाथ करने उतरा है। आखिर विपक्ष का इरादा क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन का पूरा गेम प्लान क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय, फिर ये नहीं चलेगा। यदि वो हल्ला करेंगे या हाउस नहीं चलेगा। मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष, बताइए। यदि वो हल्ला करेंगे या हाउस नहीं चलेगा। संसद में इन 72 घंटों में क्या होने जा रहा है? सावरकर भी डूबे, आप सावरकर हो भी नहीं सकते। क्या ये 72 घंटे मोदी सरकार के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है? न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे। आप में से कोई नहीं बचेगा। 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा। हम 4% के बाद वापस आएंगे। आखिर इन 72 घंटों की बहस का अंजाम क्या होगा? आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं? बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। इन 72 घंटों के लिए विपक्ष का गेम प्लान क्या है? क्या इन 72 घंटों में मोदी सरकार के लिए कोई खतरा है या ये विपक्ष का सिर्फ एक राजनीतिक दांव है? ये मोदी सरकार के प्रति अविश्वास का टेस्ट है या विपक्ष की अपनी ताकत के विश्वास का टेस्ट है? 72 घंटों में शक्ति प्रदर्शन के नतीजे का क्या होने जा रहा है, वो हम आपको 3 दिन पहले ही दिखाने जा रहे हैं। यहाँ जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। एक तरफ मोदी सरकार और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया, और दोनों के बीच शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनी है संसद। और सामने है कई बड़े सवाल। सवाल ये है कि जब विपक्ष के पास संख्या बल है ही नहीं तो फिर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों गया? सवाल ये भी है कि जब अविश्वास प्रस्ताव के नतीजे को लेकर किसी को कोई शंका नहीं है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों? ये समझने से पहले लोकसभा में नंबर गेम को समझना जरूरी है। लोकसभा में सांसदों की मौजूदा संख्या है 538, बहुमत का आंकड़ा है 270, सरकार के साथ हैं 365, सरकार के खिलाफ हैं 155, जिनका स्टैंड साफ नहीं वो सांसद हैं 18। नंबर गेम देखकर किसी को भी शक नहीं कि प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं। विपक्ष के पास सरकार से आधे नंबर भी नहीं है। फिर भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास लाने का क्या मकसद है? आखिर अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विपक्ष का गेम प्लान क्या है? मोदी सरकार के खिलाफ 5 साल में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव का रिजल्ट क्या होगा ये सरकार ही नहीं समूचे विपक्ष को भी भली भांति मालूम है।
लेकिन विपक्ष इसके जरिए बहुत सी चीजें पुख्ता कर लेना चाहता है। ये मोदी सरकार के प्रति अविश्वास से ज्यादा खुद विपक्ष की अपने भीतर विश्वास की टेस्टिंग है। इससे ये हुआ कि विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ संसद में सीधे अटैक का मौका मिल गया। अब मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी को संसद में बयान देना पड़ेगा। इसके जरिए विपक्ष की एकजुटता का परीक्षण भी हो जाएगा। यही नहीं, विपक्ष अपने असली सहयोगियों की पहचान भी कर लेगा। इस बहस के जरिए इंडिया गठबंधन की ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। ये आंख का अंधा नाम नयन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। इंडिया नाम का सियासी गठबंधन दिल्ली वाले विधेयक पर अपनी ताकत की पहली टेस्टिंग कर चुका है। राज्यसभा में दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बिल पर सरकार के पक्ष में 131 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 102। इस रिजल्ट की चर्चा बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था और कल सेमीफाइनल हो गया। इसका नतीजा सबके सामने है। दिल्ली वाले बिल पर मोदी सरकार भले ही संसद में जीत गई, लेकिन राज्यसभा में जीत का ये फासला थोड़ा कम भी हो सकता था। वोटिंग के दौरान जयंत चौधरी और कपिल सिब्बल की गैर मौजूदगी से विपक्षी एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बिल पर कुछ सांसदों की अनुपस्थिति से विपक्ष में बिखराव की अटकलें लगने लगी हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक समीकरणों पर छाई धुंध भी छटने लगी। मसलन बीजू जनता दल ने सरकार का साथ दिया, यानी उसकी इंडिया गठबंधन में नो एंट्री कंफर्म हो गई। वाईएसआर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को वोट दिया, यानी इसकी पुष्टि हो गई कि जगन मोहन रेड्डी भी विपक्ष के साथ खड़े नहीं हैं। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पीछे भी विपक्ष का इन्हीं संभावनाओं और आशंकाओं की परख करने वाला गेम प्लान हो सकता है, क्योंकि पूरा गेम 2024 का है। हालांकि कांग्रेस इसके बहाने मणिपुर मुद्दे पर सरकार की घेरेबंदी कर रही है। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला, आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? सवाल दूसरा, कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए? सवाल हमारा तीसरा, कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? जमीन पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसीलिए विपक्ष मणिपुर हिंसा पर अविश्वास प्रस्ताव के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ माहौल और मोमेंटम बनाना चाहता है। कुछ ऐसी ही कोशिश 2018 में विपक्ष ने की थी। तब अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम मोदी विपक्ष पर भारी पड़े थे। इस बार भी प्रधानमंत्री का जवाब अभी बाकी है। आप इतनी तैयारी करो कि 2023 फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। तो देखिए, संसद में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार के विश्वास का टेस्ट कर रहा है। वहीं राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत खुद अपनी सरकार के भरोसे का टेस्ट जमीन पर उतर कर ले रही है। राजस्थान में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है और यहां हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है और इसे बदलने के लिए गहलोत पूरा जोर लगा रही है। इस जोर आजमाइश में गहलोत ने खुद को पीएम मोदी से भी बड़ा फकीर बता दिया है। जादूगर मैं हुई। अंतिम साल तक मैं राजस्थान की सेवा करूंगा, मुझे कोई राज नहीं। मोदी जी मैं आपसे बड़ा फकीर हूं। जादूगर, प्रथम सेवक, फकीर। राजनीति में ये शब्द आपने किसी और की जुबानी भी सुने होंगे, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी साल में इन शब्दों की जादूगरी दिखाने के मूड में हैं। गहलोत राजस्थान का चुनावी रिवाज बदलने के लिए रण में उतर चुके हैं और उन्होंने तो अपना मुख्य प्रतिद्वंदी भी खुद ही तय कर लिया है।
राजस्थान में बीजेपी विधानसभा चुनाव पीएम मोदी सरकार की उपलब्धियों और पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अभी से पीएम मोदी को निशाना बनाना और अपनी सरकार का बखान करना शुरू कर दिया। दरअसल 2023 के शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। इस साल 6 बार पीएम मोदी राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। 28 जनवरी को पीएम ने भीलवाड़ा के आसिंद में सभा की थी। 12 फरवरी को पीएम ने दौसा में सभा की थी। 10 मई को पीएम मोदी ने सिरोही के आबू रोड में सभा की। 31 मई को पीएम अजमेर पहुंचे थे। 8 जुलाई को पीएम बीकानेर दौरे पर पहुंचे थे। 27 जुलाई को पीएम मोदी सीकर पहुंचे थे। सीकर के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा था। लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। प्रधानमंत्री ने चुन चुनकर वो मुद्दे उठाए जो सीएम अशोक गहलोत को चुभते हैं, चाहे मुद्दा करप्शन का हो या पेपर लीक का। हर मुद्दे पर पीएम मोदी ने गहलोत को घेरा। इसीलिए अब गहलोत खुद पीएम के खिलाफ मोर्चे पर हैं। मोदी जी कहते मैं फकीर हूँ, मोदी जी मैं आपसे बड़ा फकीर हूँ। आपको रोल देते देश के अंदर कभी ड्रेस आप रिपीट नहीं करते और मैं मेरी ड्रेस वही रखता हूँ। आखिर अशोक गहलोत क्यों पीएम मोदी को निशाना बना रहे हैं? गहलोत क्यों पीएम मोदी के बरक्स अपनी सरकार और अपने कामकाज का ब्यौरा पेश कर रहे हैं? इसे समझने के लिए राजस्थान का मूड समझना होगा। 27 जुलाई को एबीपी न्यूज ने सी वोटर का राजस्थान का ओपिनियन पोल दिखाया, जिसमें पूछा गया पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी को क्या फायदा होगा। तो लोगों का जवाब देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से बीजेपी को फायदा होगा। जवाब आपके सामने हाँ कहने वाले 62% लोग हैं, नहीं कहने वाले 30% लोग और पता नहीं ऐसा कहने वाले 8% लोग हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान में पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी है, इसका अंदाजा सर्वे के सवाल से भी लगता है कि प्रधानमंत्री के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट ऐसा कहने वाले 55% लोग मिले, जबकि कम संतुष्ट ऐसा 27% लोगों का मानना था। असंतुष्ट कहने वाले 17% लोग भी हमें मिले, लेकिन बहुत संतुष्ट ऐसा कहने वाले 55% लोग मिले, यानी आधे से भी अधिक। यानी राजस्थान के चुनाव में पीएम मोदी एक्स फैक्टर हैं, इसीलिए गहलोत प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। चेहरा कुछ नहीं होगा, मोदी जी चेहरा होंगे राजस्थान का। मोदी जी आएंगे सड़कें बनाने के लिए, मोदी जी आएंगे पीएचडी खोलने के लिए, मोदी जी आएंगे कॉलेज खोलने के लिए, मोदी जी आएंगे तहसील खोलने के लिए, मोदी जी आएंगे एटीएम लगाने के लिए, मोदी जी आएंगे यहाँ पर। गहलोत के सामने राजस्थान का इतिहास है। हर 5 साल में सरकार बदलने की रवायत है। इस रिवाज को बदलने के लिए गहलोत ने चुनावी साल में लोक लुभावन योजनाओं की शुरुआत कर दी। अप्रैल 2023 में गहलोत सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी स्कीम की शुरुआत की। अप्रैल 2023 में महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की गई। जून 2023 में 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया गया। इन योजनाओं के जरिए गहलोत चुनावी फिजा को अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। लोक लुभावन स्कीम से क्या कांग्रेस ने चुनावी माहौल अपने पक्ष में किया है? 46% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि नहीं कहने वाले 45% लोग, यानी यहां पर कोई ज्यादा फासला नहीं है। गहलोत अब ऐसी योजनाओं का जोर शोर से प्रचार करते हैं। तो लोगों को पेंशन दे रहे हैं, 1 करोड़ 1,000 रुपये पेंशन गारंटी में देती है। सबको कम से कम 1,000 की पेंशन मिलेगी। में साथ में बिजली में, पानी में कुछ कमी आ रही, बिजली भी मालूम संकट है। और सड़कों में 1,40,000 किलोमीटर सड़कें बना। पीएम पर अटैक और अपनी सरकार के प्रचार के बहाने गहलोत अपने लिए बतौर सीएम एक और टर्म की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन इस बार उन्हें चुनौती पार्टी के अंदर से भी मिल रही है। हालांकि एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर का 27 जुलाई 2023 का सर्वे बता रहा है, कांग्रेस के नेताओं में गहलोत सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं।
कांग्रेस को किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, जब यह सवाल पूछा गया, अशोक गहलोत कहने वाले 41% लोग सबसे ज्यादा, पायलट कहने वाले 30% लोग, दोनों नहीं ऐसा भी कहने वाले 23% लोग हमें मिले, पता नहीं जवाब देने वाले 6% मिले, लेकिन अशोक गहलोत आप देखेंगे कि इस पायदान में सबसे ऊपर है। इसीलिए गहलोत अपनी पार्टी को भी संदेश दे रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूँ इस मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूं, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है, नहीं आता छोड़ दे, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और हाईकमान फैसला करे वो मुझे मंजूर है। राजस्थान की राजनीति में जादूगर कहे जाने वाले गहलोत रण में उतर चुके हैं। सूबे का रिवाज बदलने के लिए गहलोत अब सीधे पीएम को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि खुद उन्हें अपनी पार्टी में चुनौती मिल रही है। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, उत्तराखंड में बारिश की वजह से हालात जो है वो खराब हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रही है, पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में नदी उफान पर बह रही है। मालन पुल के पास नदी में 15 लोग पानी में फंस गए हैं, जिनका एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश की वजह से उत्तराखंड में नदी नाले सैलाब पर आ गए हैं। जगह जगह बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को नदी पार कराई जा रही है, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई भी इंसान इस पानी को नहीं पार कर सकता। इसलिए टीम की मदद से इस पानी को पार किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में बारिश की वजह से हालात खराब है। पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में नदी उफान पर बह रही है। मालन पुल के पास नदी में 15 लोग पानी में फंस गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू की। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांधीनगर में दुकानों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। दिल्ली से बड़ी खबर, गांधीनगर के दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये दुकान में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि प्लाईवुड की दुकानों में ये आग लग गई है। तो बड़ी खबर, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह दुकान में आग लगी है और अब वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है। 11 गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंची हुई है और लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। 2 तस्वीरें जहां पर दुकान में एक तरफ आग लगी है और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड आग बुझाते हुए आपको दिख रही है और धुएं का गुबार आप देख सकते हैं किस तरह निकल रहा है। बेहद बड़ी आग इस वक्त इस दुकान में लग चुकी है। खबर यूपी के मेरठ से, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। यहां पर इलाके में करीब 300 साल पुराना बरगद का पेड़ गंगा की धार में समा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं पेड़ कैसे गंगा की तेज धार में देखते ही देखते समा गया। ये बड़ी खबर आपको यूपी के मेरठ से, जहां पर लगातार पानी बढ़ा हुआ है। और अब आपको बता दें, 300 साल पुराना बरगद का ये पेड़ गंगा की धार में समा गया। अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना हाई लेवल है इस पानी का कि 300 साल पुराना बरगद का पेड़ इस पानी में समा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, 8 अगस्त यानी मंगलवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की बहस हाई वोल्टेज सीन के साथ शुरू हुई। माना जा रहा था कि मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे पहला भाषण राहुल गांधी देंगे, लेकिन पहला भाषण कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दे दिया और इसी पर सदन के भीतर हाई वोल्टेज सीन क्रिएट हो गया। हम आपको पूरे दिन का सदन के भीतर चली हाई वोल्टेज बहस के 7 सीन्स दिखाने जा रही है, जिसकी शुरुआत मंगलवार दोपहर 12 बजे से हो गई थी। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, रिलोड हो जाता है, अपलोड हो जाता है। आपका अधिकार की कोई मान्यता नहीं दिया जाते, आपके अधिकार की कोई मान्यता नहीं दिया जाते। नहीं चलाना चाहते, ये प्रश्नकाल है, सदन नहीं चलाना चाहते,
सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आइटम नंबर 16, मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव, श्री गौरव गोगोई जी। जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? के दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। आपने अभी अभी जो देखा वो तो सिर्फ झांकी है। संसद में मंगलवार को जो कुछ हुआ उसकी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और आप जो बात हमें कहते हैं, नाम लेते हुए एक के बाद एक सदन के भीतर इतने हाई वोल्टेज सीन आए कि देखने और सुनने वाले दंग रह गए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आइटम नंबर 16, मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव, श्री गौरव गोगोई जी। दोपहर 12 बजे का वक्त हो रहा था। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का वक्त हो चुका था। सोमवार से खबर पूरे देश में आ गई थी कि बहस की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी करेंगे, लेकिन जब स्पीकर ओम बिरला ने गौरव गोगोई का नाम लिया तो बीजेपी खेमे की तरफ से हल्ला शुरू हो गया। तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को जवाब देने के लिए गौरव गोगोई ने जो कुछ कहा उस पर गृह मंत्री अमित शाह को गुस्सा आ गया। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। स्पीकर की कड़ी मशक्कत के बाद सदन में शोर बंद हुआ और अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपनी बात रखनी शुरू की और मणिपुर के मुद्दे पर पीएम के मौन पर निशाना साधा। मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई के बाद बोलने की बारी बीजेपी की थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला, लेकिन बयान शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया। रूल्स का फायदा उठाते हुए माननीय सदस्य ने पूरी बात कही है, ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज बैठिए। इसके बाद राहुल जी भी नहीं बोल पाएंगे और कोई अपोजिशन का आदमी नहीं बोल पाएगा। मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, आप मुझे धैर्यपूर्वक सुनिए। लेकिन विपक्ष के सांसद राहुल गांधी का नाम लेने पर हंगामा नहीं कर रहे थे। उन्हें दिक्कत संसद टीवी के टिकर पर चल रही खबरों से थी। दरअसल विपक्ष का आरोप था कि संसद टीवी चैनल पर चलने वाला टिकर अपडेट नहीं है। ये देखिए, स्क्रीन पर सबसे नीचे चलने वाली पट्टी पर जो खबरें आपको दिखाई देती हैं, वो जगह टिकर है। विपक्ष की शिकायत थी कि कांग्रेस ने संसद में जो बयान दिया उसे संसद टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा है, जिसके बाद स्पीकर ने बयान देकर इस मामले को शांत कराया। आपको पता है कि लोकसभा
और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी कर दिया है, ठीक है ना। एक मिनट, पहले संसद टीवी नहीं था तो लोकसभा लाइव होता था और राज्यसभा अलग से लाइव होता था। आपने कोई विशेष ध्यान में डाला है, मैं उसको संज्ञान में लूंगा। अविश्वास प्रस्ताव की बहस का 5वां सीन उस वक्त शुरू हुआ जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के भाषण में रफ्तार आई। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना। निशिकांत दुबे की इस बात की प्रतिक्रिया सोनिया गांधी ने इस तरह से हंसकर दी। सदन में बार बार राहुल गांधी का नाम गूंज रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, या बीबी कह रहे हैं, दो चीजें कर रहे हैं। करे मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है। ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी हैं। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है। आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। दरअसल राहुल गांधी के बयान को लेकर उत्सुकता हर तरफ इसलिए भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इसी साल 24 मार्च को उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। लेकिन पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद सांसदी बहाल हो गई है। माननीय पंतप्रधान जी, हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताया ना। थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या? असलियत में निकालूंगा। और ये रहा अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का सीन नंबर 6, जहां नारायण राणे गुस्से में औकात वाला डायलॉग मार रहे थे। और नारायण राणे को ये गुस्सा शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के बयान पर आया था। वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं, हम पैदाइशी है, ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, भगोड़े नहीं होते। जैसे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मोर्चा संभाला तो पहले हिंदुत्व और शिव सैनिक का मतलब समझाया, और जब शोर मचना शुरू हुआ तो उनके तेवर तल्ख होते चले गए। जब 19 को सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस वक्त गद्दारी कर पवार साहब के साथ गए, जब हिंदुत्व याद नहीं है, नहीं आया याद? वो हिंदुत्व और असली शिवसेना के बारे में कह रहे हैं। ये शिवसेना में कब आया? मैं 1967 का शिवसैनिक हूँ, साथ में 1900। ये नहीं, अरे बैठ पीछे बैठ। व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। सदन में गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी थी। औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। ये हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी, हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताया ना। थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या? असलियत अरविंद सावंत बनाम नारायण राणे के इस पूरे एपिसोड के बाद चेयर पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा कि मानसून सत्र में इतनी वर्षा तो चलती है। ठीक है। अब वर्षाकालीन सत्र है, थोड़ी गड़गड़ाहट, थोड़ी बारिश, ये लग रहा है कि होना ही है। बैठिए।
शाम 4 बजे का वक्त हो रहा था जब बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया। किरण रिजिजू नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का चेहरा है। रिजिजू करीब 1 घंटे लंबा भाषण दे चुके थे और जब घड़ी की सुई में 5 बजे तो स्पीकर भी रिजिजू पर तंज करने से खुद को रोक नहीं पाए। टोटल फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज। पहली बार मैं आपका भाषण इतने लंबे समय तक सुन रहा हूं, 1 घंटा होने वाला है। लेकिन इन्होंने नो कॉन्फिडेंस बोला है तो उसको गिराने के लिए तर्क रख करके तो सर बोलना पड़ेगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में 8वें सीन का किरदार बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, जो हिंदुत्व के मायने समझा रहे थे, लेकिन हनुमान चालीसा पर चुनौती मिली तो सदन के भीतर ही चालीसा का पाठ पढ़ने लगे। आज हनुमान चालीसा भी पढ़ने पर जो है महाराष्ट्र में निशिकांत जी रोक थी। जो हनुमान चालीसा, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसत जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो भुजाऊ राजे, कांध मूज जनेऊ साजे, कंठ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। चलिए पूर्ण कीजिए। हम बाला साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, हिंदुत्व पर चलने वाले लोग हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के कोटद्वार से यहां पर बारिश से तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई है। कोटद्वार में मालन पुल के पास सैलाब आ गया है, जिसमें एक गाड़ी फंस गई। वहीं भारी बारिश की वजह से शहर में पानी बहने लगा है, नदी नाले उफान पर है और शहर के बीचों बीच नदी नालों का जो पानी है वो बह रहा है। बड़ी खबर आपको बता रही है, देखिए तस्वीरें कैसे ये गाड़ी इस उफान में फंस गई है और बीचों बीच इस उफान में फंसी हुई है। और आप पानी की स्पीड देख सकते हैं, कितनी तेज ये पानी बह रहा है। तो कोटद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश से तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई है। शहरों में तक पानी घुस गया है, जिसमें एक गाड़ी भी फंस गई थी और वहीं भारी बारिश की वजह से शहर में पानी अब बहने लगा है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए किस तरह शहर में पानी घुस गया है और दुकान क्या, गाड़ी क्या, हर एक चीज को अपनी चपेट में इस पानी ने ले लिया है। शहर के बीचों बीच नदी नाले, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर नदी में एक कार फंसी हुई है, शहर में पानी ही पानी है और सड़क जो है वो दरिया बन चुकी है। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड के कोटद्वार से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बारिश ने तबाही मचाई हुई है और भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। ये तीनों तस्वीरें अगर आप देखेंगे, आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितने स्पीड से ये पानी बह रहा है और जो सड़कें हैं वहाँ पर लबालब पानी भरा हुआ है और सड़क जो है वो दरिया बन चुकी है। पुल से पूरा पानी ऊपर आ गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का लगातार 6वां दिन है। आज सुबह 8 बजे से शुरू होगा सर्वे। मंगलवार को श्रृंगार गौरी द्वार का हुआ था सर्वे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज 6वां दिन है सर्वे का। एएसआई की टीम ने अवशेषों का सर्वे किया है। 2 शिफ्ट में ये सर्वे का काम हो रहा है और 8 बजे से ये सर्वे का काम शुरू हो जाएगा और आज इस सर्वे का 6वां दिन है। वीरेश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। वीरेश, क्या कुछ जानकारी? अभी 8 बजे से ये सर्वे शुरू हो जाएगा, आज किन किन चीजों पर फोकस किया जा सकता है? कल सेकेंड हाफ में श्रृंगार गौरी के द्वार का सर्वे शुरू किया गया था, जो पूरा नहीं हुआ है और जो सोर्सेज से खबर है कि आज भी श्रृंगार गौरी द्वार का सर्वे किया जाएगा, क्योंकि उस पूरे मामले को लेकर विवाद भी है और ऐसे में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के सहयोग से एएसआई सर्वे जो चल रहा है, आज श्रृंगार गौरी द्वार का सर्वे किया जाएगा। और इसके अलावा पश्चिमी द्वार पे एक दीवार है, जिस दीवार के अंदर कुछ होने की बात हिंदू पक्ष कह रहा है और उसे कहता है कि वो धप धप की वहाँ आवाज आती है। ऐसे में जो एएसआई है उसे खोले
जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष को लेकर कल इस मामले में थोड़ा तनातनी रही, लेकिन फिर भी एएसआई अपने हिसाब से, अपने टेक्निक के हिसाब से काम कर रही है। किसी के भी बात को सुनने का काम वो नहीं कर रही है। जो हाईकोर्ट का आदेश है उसी के अनुरूप बिना क्षति पहुंचाए वो काम कर रही है। इसलिए जो आज का भी सर्वे है ये माना जा रहा है कि 8 बजे शुरू होगा, 12:30 बजे फर्स्ट हाफ खत्म होगा, 2:30 बजे फिर शुरू होगा और 5 बजे खत्म होगा कल के हिसाब से। लेकिन आज का सर्वे थोड़ा महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि सर्वे की टीम में कुछ और लोगों की बढ़ोतरी की जा सकती है। साथ ही वीरेश, वही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर ध्यान रखा जाएगा? कल अवशेषों का सर्वे किया गया, आज किन सारी चीजों पर फोकस ज्यादा रखा जाएगा और कौन कौन से लोग आज शामिल हो सकते हैं? आज सर्वे की टीम में बढ़ोतरी की जा सकती है। आज उत्तरी दीवार, पूर्वी दीवार के का भी सर्वे होगा, क्योंकि पश्चिमी दीवार का सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। तो उत्तरी और पूर्वी दीवार का सर्वे होगा, श्रृंगार गौरी द्वार का सर्वे होगा। इसके अलावा जो सर्वे की टीम है उसको बढ़ाया जाएगा, कुछ मशीनों को भी बढ़ाया जाएगा आज, क्योंकि सर्वे जल्द से जल्द खत्म करना है। इसलिए आज मशीनों की संख्या, सर्वेयर की टीम की संख्या, कुछ एक्सपर्ट्स पे भी आने की उम्मीद की जा रही है कि आईआईटी कानपुर से कुछ और एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए। बीएचयू के एक्सपर्ट्स को, जो पुरातत्व विभाग के हैं, उनके एक्सपर्ट्स की भी सहायता ली जाए। बीएचयू में पुरातत्व का विभाग बहुत बढ़िया विभाग माना जाता है, अच्छा विभाग माना जाता है, और ऐसे में जो सोर्सेज कह रहे हैं कि बीएचयू के पुरातत्व विभाग की भी सहायता ली जाएगी, जैसा कि आईआईटी कानपुर के। ठीक है वीरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार आज से आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के एनडीए सांसदों से पीएम की बैठक है और आपको बता दें 23 लोकसभा और 4 राज्यसभा एमपी ने हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग को संबोधित किया है और राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसा पीएम मोदी का कहना है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि राजस्थान में महिला अपराध भी बढ़े हैं। केंद्र के कामों को जनता तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। तो आज राजस्थान के एनडीए सांसदों से पीएम की बैठक है। 23 लोकसभा और 4 राज्यसभा एमपी ने हिस्सा लिया है। और सीधा पहले आपको हल्द्वानी लेके चलते हैं, जहां पर ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पानी का रौद्र रूप देखा जा सकता है। ये हल्द्वानी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश ने जो है मुसीबतें बढ़ाई हुई है और अब ये हल्द्वानी से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। शहर में पानी घुस रहा है, गाड़ियां पानी की चपेट में आ रही है। ये देखिए किस तरह से शहर में पानी घुस गया है, लोगों के आने जाने में दिक्कतें हो रही है और किस तरह से पानी उफन कर जो आ रहा है, इसने पूरी सड़क को दरिया बना दिया है। घर वहां पर मौजूद है, घरों में पानी घुस गया है, लोगों के चलने में दिक्कतें हो रही है। ये देखिए रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, लगातार जो लोग इस पानी में फंस गए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंस गए हैं उनको बचाया जा सके और जिनको जो थोड़े बहुत घायल भी है उनको सीधा अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो देखिए एसडीआरएफ की टीम की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बारिश में लोग जो फंसे हुए हैं, पानी में जो लोग फंस गए हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से नाले की वजह से ये सैलाब बन गया, पानी का रौद्र रूप देखने को मिला और अब लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है घरों से, क्योंकि घरों में पानी भर गया है। जो लोग नदी में फंस गए थे उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। गाड़ियां लोगों की फंस गई है, घरों में पानी घुस गया है, आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।